Hello guys, welcome to the Vedanta Education channel. Good morning, this is class 11th science and we talk about the chemistry. As usual, we were having chapter basic chemistry because you are just commencing with the chemistry, with the science. So we are going through the basic chemistry for what we can be using it all over. Okay. So in the previous lectures we have through lots of things, lots of variety of the things. Today a new topic which you can see, molecular formula and empirical formula. Okay, so what it means for, what is the molecular formula and what is the empirical formula? Simply in the name of the molecular formula you think and image is in front of you, that molecular formula, that a formula, chemical formula of a molecule might be the molecular formula. Okay, that is quite correct, the thing what you are thinking. So simply first of all we define that what is the molecular formula. See, a formula which represent the actual number of atoms in the molecule. Okay, molecule में एक्चुअल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से कितने एटम्स हैं, उनका एक्चुअल नंबर अगर बताता है, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला. ओके, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल रहे हैं. ओके, देखिए एम्पेरिकल फार्मूला का लिखता हूं मैं डेफिनेशन. ए फार्मूला विच इज द simplest whole number ठीक है, what it is simplest whole number ratio of the atoms. ठीक है, this is simplest whole number ratio of the atoms in a molecule. ठीक है, is empirical formula. Got it? So what is the empirical formula and what is the molecular formula? I think you are getting the point. ऐसा formula हम किसी chemical का, किसी molecule का लिखें जिसमें हमें actual number of the atoms मालूम चले कि such and such element, हाइड्रोजन के इतने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के इतने एटम्स हैं, कार्बन के इतने एटम्स हैं. तो किसी भी कंपाउंड में मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हम लिखते हैं और उससे अगर हमें एक्चुअल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स का पता चलता है, इन दैट केस यू फाइंड दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला. लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि वो सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला बोलेंगे. सच एन एग्जाम्पल्स वी कैन टेक. मैंने ले लिया H2O. ठीक है, H2O ले लिया एग्जाम्पल. ओके, इसके अंदर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है. मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाइड्रोजन कितने होंगे बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज H2O. ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, इसके अंदर H2O हो गया. लेकिन आप अगर इसका क्या निकालते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं. ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया बच्चों. यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आपको मालूम चल रहा है कि हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एटम्स, एंड ऑक्सीजन का कितना है, 1 एटम. इसका रेशियो निकालते हैं हम. रेशियो देखो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 एंड ऑक्सीजन 1. इससे ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं कि इसको काट करके, नहीं कर सकते. सो दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला. कितना है, हाइड्रोजन कितना और ऑक्सीजन कितना, 2 1. तो यहाँ पे एम्पेरिकल और
मॉलिक्यूलर दोनों फार्मूला सेम है। चलो मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखता हूँ H2O2। सी हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 2, ऑक्सीजन के भी 2। इसका रेशियो निकालते हैं, सिंपल रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो देखो इसके कितने हैं 2:2। इसको काट करके मैं और सिंपल कर सकता हूँ 1:1 कर सकता हूँ। सो दिस इज द रेशियो ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। ये सिंपलेस्ट रेशियो निकल गया। देखो बच्चों इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, यही लिखना है H2O। ये क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है इसका, मतलब हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 1 HO। दिस इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ H2O2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे CH4, ठीक है, यह है इसका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स 1 और इसके 4। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। रेशियो देखो 1:4। और सिंपल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो एम्पेरिकल फार्मूला में क्या करना पड़ेगा, इसी को आप लिख दीजिए, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप और एग्जांपल्स देखते हैं तो C2H6 एथेन, C2H6 ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इससे अगर आप इसका रेशियो निकालते हैं तो 2:6 है। और अगर इसको सिंपल करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो से मॉलिक्यूलर फार्मूला वापस बनाएंगे तो कार्बन कितना है 1 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 6, C1H3। ये दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला। तो इसी चीज़ का हमने क्या कर लिया है, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया है। उसमें अगर उस फार्मूला को वापस से लिखते हैं सिंपलेस्ट रेशियो में तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। समझ में आ रही बात। और देखो बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है दैट कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। और यहाँ पे जो n है ना बच्चों, दैट इज नेचुरल नंबर। ओके, 1 2 3 एंड सच। ठीक है ना। और वो डिपेंड करेगा कि किस मॉलिक्यूल में n कितना रहेगा। आप जैसे इस वाले की बात करते हैं, आपके पास में क्या है, एग्जाम्पल यू हैव ए एम्पेरिकल फार्मूला सिंपली CH2O। ठीक है ना, आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O और उसमें से आप निकालना चाहते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो n निकालने का पहले आपको गिवन भी हो सकता है या हो सकता है कि आपको निकालना भी पड़ जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे CH2O इज एन एग्जाम्पल, CH2O इज एम्पेरिकल फार्मूला n = 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम्पेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई किया, n is 2, एम्पेरिकल फार्मूला CH2O 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कार्बन कितना 2, हाइड्रोजन पहले से 2 है तो 2 2 4, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन भी 2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2। ये क्या हो गया, आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। और भी आपके पास अब n निकालने के तरीके भी हो सकते हैं। आप n भी निकाल सकते हैं। n कैसे निकालें, n आप निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। You find the n। n क्या है, that natural number which is multiple to the empirical formula to get the molecular formula। जैसे यहाँ पे हमने किया था वो n है, तो n कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। उनका जो मास का डिफरेंस होता है ना बच्चों, मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला के मास का डिफरेंस होता है ना, वो भी क्या कर सकता है, हमें क्या बता सकता है, उसका n बता सकता है। ठीक है, देखो मास देखो molecular formula mass divided by empirical formula mass। ठीक है, आपको बोल दे कि भैया एक हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, उस कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो जो है वो कितना है आपके पास 16 है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला
मास जो है वो कितना गिवन है, दैट इज ऑल्सो 16। इसका मतलब n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू, अच्छा थोड़ा चेंज करूँ मैं, चलो चेंज करते हैं हम इसको। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास है 15 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास है 30, ठीक है। n क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास विच इज 2। अब अगर ऐसा आपको दिया हुआ है और आपको कोई भी एम्पेरिकल फार्मूला देके मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता है तो उस एम्पेरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। सो दिस ऑल आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पर डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला के लिए, ठीक है बच्चों। तो मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला आप इस तरीके से कैलकुलेट करें, ये तो एक जनरल तरीका हो गया, इनके बीच में रिलेशंस हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल के बीच में कि आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला कर सकते हैं, दिस इज द रिलेशन। आपको n निकालना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला कर सकते हैं, दैट इज n। या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकालो डिवाइडेड बाय उसके एम्पेरिकल फार्मूला का मास कर दीजिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो कितने n से मल्टीप्लाई होकर के मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, दैट नेचुरल नंबर इज n। वो नेचुरल नंबर ही क्या है, n है, ठीक है। ये तो हुआ जनरल इसका रिलेशन वगैरह, ये हुई इसकी डेफिनेशन, होपफुली समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब अपन इसमें बात करते हैं कि भैया डिटर्मिनेशन कैसे किया जाए, एम्पेरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन किया जाए जबकि आपको क्या दिया हुआ है, परसेंट ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। चले कैलकुलेट करते हैं बच्चों। एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन, देखिए उसके लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेकर के वो साथ के साथ आपको सोल्व करके दूंगा, ठीक है ना। तो एक आपके पास कंपाउंड है ए, कंपाउंड हैव x एलिमेंट इक्वल्स टू 75.8% एंड y एलिमेंट इक्वल्स टू 24.5%, ठीक है। ये कोई भी आपके पास में कंपाउंड है वो परसेंट बाय मास दे रहा है आपको, है ना, 24.2% बाय मास। कोई भी एक कंपाउंड था एक्स वाई, उसमें x जो है दैट इज 75.8% और y जो है वो 24.2% बाई वेट है। ये देखो परसेंट बाई वेट, ये वाली जो चीज़ है ना, दिस इज़ अ यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कंसंट्रेशन क्या होती है, उसकी ये यूनिट क्या होती है, बथेरी यूनिट्स हैं उसके अंदर, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी अपन इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन। आगे इसमें आपको दे रखा है कि एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक वेट जो है x और y का आपको दे रखा है। देखो एटॉमिक वेट ऑफ x, एटॉमिक वेट ऑफ y, दोनों का आपको गिवन है विच इज 24 एंड 16 ग्राम्स। ये आपको इनके वेट दे रखे हैं, आपको एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। पहले मैं इसको कैलकुलेट करके दे रहा हूँ और कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसी के अंदर आप ध्यान रखिएगा कि स्टेप्स क्या क्या होती है, ठीक है। एलिमेंट x के लिए अपन चेक करेंगे सबसे पहले। देखो परसेंट बाय मास कितना है, सबसे पहले ये चाहिए हमें, ये निकालना होगा। और ये है आपका x का है 24, है ना, x का सॉरी
परसेंट कितना है इसका 75.8% है एक्स का। वाई का कितना है बच्चों, वाई का गिवन है 24.2%। देखो अभी तो अपने को डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, इसका परसेंट बाय मास दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ होगा देन वी हैव टू कैलकुलेट इट आउट। एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट कितना है दोनों का, 24 हो गया एक्स का एंड 16 हो गया वाई का, ये आपको गिवन होगा। तो सबसे पहले हमने परसेंट बाय मास चाहिए, नहीं है तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद में जो है बच्चों, उसके बाद में जो है हम क्या करेंगे, एटॉमिक रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो इज इक्वल्स टू परसेंट बाय मास जो है ना, परसेंट बाय मास को हम डिवाइड कर देंगे एटॉमिक वेट से। दिस इज एटॉमिक रेशियो। समझ में आ रही बात, एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। एटॉमिक रेशियो क्या है, परसेंट बाय मास को हम उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हो गया 75 है नहीं, 75.8 इसका परसेंट बाय मास हो गया और 25 इसका एटॉमिक मास हो गया। इसमें परसेंट कितना है 24.2 और एटॉमिक मास 16 इक्वल्स टू दिस इज 3.5 एंड दिस इज 1.5। These are the values which are been calculated out. This is not 3.5, this is 3.1. आप कैलकुलेट करके देखिएगा, समझ में आ रही बात। तो पहला स्टेप हमने परसेंट बाय मास निकालना है, दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो निकालना है, निकालना आपको आना चाहिए, मैं बता दूंगा और भी। फिर एटॉमिक रेशियो निकालना है। एटॉमिक रेशियो क्या होगा, परसेंट मास ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। परसेंट मास ये हो गया डिवाइड बाय 24 एटॉमिक मास हो गया, ये आ गया इसका एटॉमिक रेशियो आ गया। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, उसके बाद हमने निकालना है सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। जो आपके जितने भी एटॉमिक रेशियो हैं उन सब को जो लीस्ट एटॉमिक रेशियो है उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया, यू कैन सी। तो आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकालना है और वो हमने निकाल लिया, दैट इज 2 and 1। कैसे निकाला, सभी एटॉमिक रेशियो को लीस्ट वाले से, सबसे कम वाले से डिवाइड कर दिया एंड वी फाइंड द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में एटम्स का फाइनल रेशियो देखना है। सिंपलेस्ट आ गया, उससे कम तो हम कर नहीं सकते। दिस इज द टेबल which can be used। अब देखो x का रेशियो कितना है 2 और y का कितना है 1। सो फॉर्मूला इक्वल्स टू x to y, ये हो गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आ रही है क्या बात। अब देखो बच्चों, अब आपको ये कह रहा है कि भैया एम्पेरिकल फॉर्मूला ये हो गया है, अब इसमें अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए बोले तो क्या आप कर सकते हैं क्या। इसमें ये चीज़ वैसे तो नहीं की जा सकती, इसके अंदर आपको n की वैल्यू चाहिए, ठीक है, n की वैल्यू इसमें आपको चाहिए होगी एंड देन फिर आप उसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के स्टेप्स क्या हुए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड दिस इज 4th स्टेप, ठीक है। इन चारों स्टेप को आप फॉलो करेंगे देन यू विल बी फाइंडिंग द एम्पेरिकल फार्मूला इन एनी काइंड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई हैं एज सच मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो आप उनको डिवाइड करके n निकाल सकते हैं और n को आप एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला के ले जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे बोल देता कि कोई भी देखिए, अभी इसी के अंदर मैं आपको बात बताता हूं। देखो, इफ इन सेम क्वेश्चन द मॉलिक्यूलर मास इज, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको गिवन हो तो क्या आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या। देखो इसके अंदर अभी आ जाएगा 48 और 16 66 3 192
ठीक है, क्या गिवन है भैया, इसी क्वेश्चन में जो आपका कंपाउंड आने वाला है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले n निकालना है, मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले, और फिर क्या है एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास दे दिया 192, एम्पेरिकल मास निकाल सकते हैं क्या बच्चों, देखो यहाँ से निकाल सकते हैं, मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू 24 प्लस 16, क्योंकि x 2 है और x का मास इसने दे रखा है एटॉमिक मास 24, तो 2 इंटू 24 प्लस 16 दैट इज 64। ठीक है, तो कितना हो गया ये 48 प्लस 16 कितना हो जाएगा 64 हो गया। ठीक है ना, तो दिस इज एम्पेरिकल मास, ओके, दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, और उसी के अंदर से मास निकाला है। देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू निकाल रहे हैं, n की वैल्यू कैसे आती है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, वो कितना आ गया है 64। आप इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3। सो n का नेचुरल नंबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। और हमने एक रिलेशन लिखा था बच्चों, हमने एक रिलेशन लिखा था कि मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, यही लिखा था हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो n कितना आया 3 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, देखो क्या है x टू y। ठीक है, ये पहले से 2 है तो 3 2 6, तो x 6 हो गया और y के आगे क्या लग जाएगा 3, तो x6 y3 इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया और ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। अब आप वापस से निकाल करके देख लो, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये 1 रेशियो में आ जाएगा, तो वही चीज़ है एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास। तो अगर आपको पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो परसेंट मास से आप निकाल सकते हैं, 3-4 स्टेप्स हैं, परसेंटेज मास होना चाहिए बाई मास। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे एटॉमिक रेशियो निकालेंगे, उसका सिंपल फॉर्म, और उसी का रेशियो से आप क्या करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला बनाएंगे, और ये जो मास एटॉमिक मास दे रखे हैं उससे हमने एम्पेरिकल फार्मूला का मास निकाल लिया। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास दिया तो डिवाइड करके n निकाल के n से मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला को, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी उसका आ जाएगा। ठीक है क्या, तो ये हुआ आपका टॉपिक जिसमें आप मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला की बात कर रहे हैं। ठीक है क्या, समझ में आया क्या बच्चों? तो फिर अब अपन आगे बढ़े। ठीक है, पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, और भी कोई क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चले तो आगे बढ़े। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, या प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। देखिए इन दोनों का मतलब क्या है। प्रिसीजन जो होता है एक्चुअली इट इज रेफर्ड टू ए सेट ऑफ मेजरमेंट्स। ये जो कहानी है सारी मेजरमेंट की कहानी है। ठीक है बच्चों, प्रिसीजन का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट ए सेट ऑफ मेजरमेंट्स, मतलब कि आपने एक लोहे का टुकड़ा ले लिया और उसकी वेइंग कर रहे हैं, आप वजन तोल रहे हैं उसका, तो आपने उसका वजन तोला, पहले 5 किलो, फिर 5.1 आ गया, फिर 4.99 आ गया, ऐसे करके आपने 3-4 बार उसका वजन तोला। ठीक है, तो क्या हो गया, चार बार वजन तोला तो 4 मेजरमेंट आ गए ना। दिस इज ए सेट ऑफ मेजरमेंट्स, समझ में आ रही बात? तो अगर हम इन रेफरेंस टू द सेट ऑफ मेजरमेंट्स बात कर रहे हैं तो वो होता है प्रिसीजन। अभी डिफाइन करूंगा मैं इसको। ठीक है, तो अगर हम सेट ऑफ मेजरमेंट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं दैट इज प्रिसीजन, और अगर हम बात करते हैं इन रेफरेंस टू ए फिक्स्ड वैल्यू, एक डेफिनेट वैल्यू के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो वो आ जाएगा क्या, एक्यूरेसी। ठीक है, उसको बोलेंगे एक्यूरेसी। ठीक है, देखिए अगर मैं कहता हूं कि भैया एक्यूरेसी और प्रिसीजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि ठीक है हमने तो बनिए की दुकान पे गए, चीनी तोल के लाए, 1 किलो की जगह अगर 1 किलो और 200 ग्राम आ जाती है तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन 1 किलो और 20 ग्राम आ जाती है तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि बनिया उसको भी निकालने की कोशिश करता है ना, या 5 ग्राम मान लीजिए, 5 ग्राम ज़्यादा आएगी तो बनिए को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और कम आएगी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप सुनार के यहाँ चले गए और सोना तोल रहे हैं तो क्या 5 ग्राम ज़्यादा कम आने से फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आज की डेट में 50,000 रुपये रेट है सोने का, मतलब 1 तोला।
10 ग्राम्स की वैल्यू है 50,000, आप 5 ग्राम के इधर उधर होने की बात कर रहे हैं, मतलब सीधा 25,000 का छूने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वहाँ पर उस वैल्यू का फ़र्क पड़ने वाला है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है उस मेज़रमेंट की अनसर्टेनिटी, उस मेज़रमेंट में कितनी एक्यूरेसी और कितना प्रिसीजन होना चाहिए, वो चीज़ें मैटर करती हैं। यही चीज़ लागू होती है किस पे, साइंटिस्ट के ऊपर। वहाँ पे भी जो मेज़रमेंट्स हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलेगा नहीं होता, वो चीनी गुड़ में चलता है, 5 किलो गुड़ में 10 ग्राम गुड़ एक्स्ट्रा आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। वो तो जब अपन घर पे जाके निकालेंगे तो थैली पे चिपक के रह जाना है उस 10 ग्राम गुड़, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन सुनार के यहाँ बहुत फर्क पड़ेगा, साइंटिस्ट की वैल्यूएशंस में बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जैसे साइंटिस्ट है वो मेजर कर रहा है वायरस की साइज को। वायरस इज वेरी लैक्स ऑफ दी यू सी नैनोमीटर्स के अंदर होता है, नहीं, बहुत छोटा, जिसको आप हाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते। तो वहां पे उस मेजरमेंट का फर्क पड़ेगा। आपने अगर जरा सा फ्लक्चुएट किया तो वैल्यू बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो आओ हम इसको डिफाइन करते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है। देखिए, प्रिसीजन को मैं डिफाइन करता हूं सबसे पहले। प्रिसीजन, देखिए हमने क्या कहा, प्रिसीजन रेफर्स टू ए सेट ऑफ मेजरमेंट्स या सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। प्रिसीजन बात करता है एक वैल्यूज के सेट की बात करता है, ठीक है ना, जो हमने क्या किया है, मेजर किया है या कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। देखिए हियर इट रेफर्स in terms of closeness to a set of values of identical measurement, ठीक है। प्रिसीजन का मतलब क्या है, हियर इट रेफर्स इन टर्म्स ऑफ क्लोजनेस टू ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ आइडेंटिकल मेजरमेंट। हमने आइडेंटिकल मेजरमेंट किया है, उन वैल्यूज में कितना, एक सेट ऑफ वैल्यूज, 4 वैल्यूज हमने ली है, उनमें कितनी क्लोजनेस है, दैट इज नेम्ड एज प्रिसीजन। उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि भैया प्रिसीजन का मतलब आप समझा के बताइए, मैं अभी आगे एक एग्जांपल लूंगा, उसमें दोनों चीज समझा दूंगा। उससे पहले मैं आपको लिख के देता हूं कि एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक है। एक्यूरेसी देखिए, एक्यूरेसी कम्स इन टर्म्स ऑफ और इन रेफरेंस ऑफ द क्लोजनेस, सेम, ठीक है। देखिए हियर इट इज ऑल्सो referred to closeness to a certain value of measurement। ये क्या करता है, मेजरमेंट के एक सर्टेन वैल्यू से क्लोजनेस के रेफरेंस में बात करता है। जैसे आपको बोल दिया कि भैया आपको जो ब्लॉक ऑफ द आयरन दिया हुआ है दैट इज एग्जैक्टली 1000 ग्राम्स, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से तोल के देखिए कितना आता है। आपके पास आया 999 ग्राम्स आया, 999 ग्राम आया। आप बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, 1 ग्राम में तो कम है। नहीं, फ़र्क पड़ता है। आपको बोला जाएगा कि यू आर नॉट एक्यूरेट, आपने एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं किया है। तो हमने क्या किया, उस एक वैल्यू को जो आपने मेज़र किया है 999, उसको कंपेयर किससे किया, 1000 ग्राम से। तो उस एक वैल्यू को एक सर्टेन डिजिट से हम क्लोजनेस देख रहे हैं कि हाउ क्लोज दैट इज़। लेकिन प्रिसीजन में क्या करेंगे, एक वैल्यू नहीं, बहुत सारी वैल्यूज लेंगे और उनको आपस में क्लोजनेस चेक करेंगे। देखो एग्जाम्पल, स्टूडेंट ABC measures separately 3 times to a piece of metal
which is exactly having आपको कुछ भी एग्जांपल अगर अपन दे दें कि भैया उसमें एग्जैक्टली मान लो कितना था 0.520 ग्राम्स था वेट, ठीक है। तो तीनों को क्या दे दिया, एक वेट दे दिया आपको, है ना। देखो स्टूडेंट 1 ने क्या किया, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3। अब तीनों के मेजरमेंट्स पे फोकस करेंगे अपन, ठीक है। तीनों के मेजरमेंट पे फोकस कीजिए बच्चों। अब मान लीजिए कि मेजरमेंट 1 निकालेंगे, है ना, 2 निकालेंगे, फिर 3 निकालेंगे, फिर उसका एवरेज निकाल लेंगे। ओके, लेट अस टॉक अबाउट इट कि सभी स्टूडेंट्स ने वो मेजरमेंट कैसे क्या किया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टूडेंट जो था स्टूडेंट ए, उसने क्या किया, तीन बार उस ब्लॉक का मेजरमेंट लिया, ठीक है। उस ब्लॉक का 3 बार मेजरमेंट लिया सपोज, और उसकी वैल्यूज कितनी आई, ही रिपोर्ट्स द वैल्यूज 0.521, 0.509, 0.515। अब इसके अंदर हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन चेक करते हैं। प्रिसीजन क्या कहता है कि आपको क्लोजनेस किसकी देखनी है, ए सेट ऑफ वैल्यूज की। जो वैल्यूज का सेट आपको दिया गया है उसमें आपको क्लोजनेस देखनी है। तो अब इससे कोई मतलब नहीं है प्रिसीजन देखते हुए आपको, है ना। आपको मतलब है इससे कि ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है आर क्लोज और नॉट। इनके अंदर तो बहुत डिफरेंस है, एक 521, 509, 515, है ना। क्योंकि बच्चों देखो, आपको हो सकता है कि जो ब्लॉक दिया है, पीस दिया है जिसका वेट इतना है, वो पीस किसी और वेइंग मशीन से तोला गया हो जो सही हो, और जो आपको वेइंग मशीन दी है वो हो सकता है कि गड़बड़ हो, ठीक है। और आपने इतना वेट निकाला, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया। तो अगर वेइंग मशीन में गड़बड़ है तो वो फिक्स रहेगी ना। पहली बार आपने मेजर किया तो भी वो गड़बड़ आनी चाहिए, दूसरी में भी आनी चाहिए, तीसरी में भी आनी चाहिए। जब तीनों वैल्यूज में क्लोजनेस होगी, लगभग सेम होंगी या बिल्कुल सेम होंगी, तब हमें ये मालूम चलेगा कि आप प्रिसाइज हैं, योर मेजरमेंट इज प्रिसाइज्ड। इसका मतलब क्या है, वो मशीन की गलती है कि 520 वाले को वो 521, 521, 520 निकाल रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, इसका मतलब मशीन की प्रॉब्लम तो है ही है, आप में भी प्रॉब्लम है। अगर आप कंसिस्टेंटली सभी मेजरमेंट्स को बराबर बराबर सा, ऑलमोस्ट बराबर सा निकालते हैं, इसका मतलब यू आर राइट, आप काम सही कर रहे हैं, आप प्रिसाइज हैं, आपका मेजरमेंट प्रिसाइज है। लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट तो कब होगा, जब वो इसके बराबर आएगा। समझ में आ रही है क्या बात। तो देखो स्टूडेंट ए का जो मेजरमेंट है उसका एवरेज आप निकालेंगे तो वो आता है 0.515 ग्राम्स। अब मैं यहाँ पे आपको इसमें एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि भैया इसका ना तो मेजरमेंट प्रिसाइज्ड है और ना ही एक्यूरेट है। क्या नहीं है, ना तो प्रिसाइज है ना ही वो क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, देखो कैसे, हियर नो प्रिसीजन। देखिए ऑल वैल्यूज इन सेट of 3 measurements are having large डिफरेंस। सब में क्या है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नो प्रिसीजन। तो हमने क्या कहा कि प्रिसीजन क्लोजनेस टू ए सेट ऑफ वैल्यूज
एक वैल्यूज का सेट है, उसमें क्लोजनेस देखनी है। यहाँ पे ये वैल्यूज का सेट हमने कैलकुलेट किया और उसमें क्लोजनेस देख रहे हैं, कोई क्लोजनेस नहीं है। एक 521, फिर 509, फिर 515, अरे कहाँ क्लोजनेस है? तो दूर दूर तक बैठे हुए हैं, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में। इसका मतलब कोई प्रिसीजन इसके अंदर नहीं है, नो प्रिसीजन इज देयर, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप देखोगे कि क्या फिर इसमें एक्यूरेसी है क्या, अरे भैया जब प्रिसीजन ही नहीं है तो एक्यूरेसी होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक्यूरेसी हम क्या करेंगे, इसके इन मेजरमेंट्स को चेक करेंगे कि वो उस एक डेफिनेट वैल्यू, देखिए हियर इट इज आल्सो रेफर्ड टू क्लोजनेस। हम क्लोजनेस अब एक्यूरेसी में किसकी देखेंगे, उसके फाइनल मेजरमेंट की, इस एक्चुअल मेजरमेंट से हम क्या करेंगे, क्लोजनेस देखेंगे, क्लोजनेस टू ए सर्टेन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। जो आपको मेजरमेंट की वैल्यू गिवन है उससे क्लोजनेस देखेंगे, वो भी नहीं है, वो तो बिल्कुल बराबर होने चाहिए, वो भी नहीं है, तो वो वहां क्या नहीं है, एक्यूरेसी भी नहीं है, ठीक है। हियर नो प्रिसीजन एंड नो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी समझ रहे हैं, क्योंकि 520 हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है बच्चों, इसलिए यहाँ पे एक्यूरेसी भी नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट बी ने क्या किया, देखिए कमाल किया स्टूडेंट बी ने भी। स्टूडेंट बी ने क्या किया, वैल्यू निकाल ली इसकी 0.516, 0.515, 4 कर लो इसको, और फिर 0.515, ठीक है। अब देखो एवरेज क्या आ जाएगा इसका, इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 0.515 ग्राम। बताओ अब यहाँ पे प्रिसीजन है क्या, एक्यूरेसी है क्या? देखो प्रिसीजन अभी भी नहीं है, ठीक है। हाउएवर द एवरेज मास इज स्टिल नॉट एक्यूरेट एंड ऑल, यू सी प्रिसीजन है या नहीं है, बी की जो वैल्यूज हैं उसमें प्रिसीजन है या नहीं है, ठीक है। आप ये कहेंगे कि सर प्रिसीजन तो नहीं है, लेकिन आप ये भी कहेंगे उसके साथ साथ कि वैल्यू ऑफ बी या मेजरमेंट ऑफ बी इज मोर प्रिसाइसली देन द ए ने जो काम किया है वो ज्यादा प्रिसाइज है बी से। हम इसको क्या नहीं कह सकते, इट्स नॉट प्रिसाइज, क्योंकि देखो एक बार 516, फिर 514, फिर 516, डेविएशन आ रहा है। नो प्रिसीजन, नो प्रिसीजन, बट डेविएशन इज वेरी स्मॉल। जो ए था ना, अरे भैया उसमें तो प्रिसीजन बोलना ही पाप है, इसमें तो प्रिसीजन बोलना ही पाप है, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ बोल सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ा बहुत प्रिसाइज्ड मेजरमेंट किया है, क्योंकि प्रिसीजन नहीं है लेकिन डेविएशन बहुत कम है, अंतर बहुत कम है, थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा बहुत प्रिसीजन है, ठीक है। एंड मोर प्रिसाइज्ड मेजरमेंट देन स्टूडेंट ए। स्टूडेंट ए से इसने क्या किया है, प्रिसाइज्ड मेजरमेंट किया है, मतलब इसके मेजरमेंट में क्लोजनेस है थोड़ी बहुत, तो इसमें प्रिसीजन नहीं है पूरी तरीके से, बट तो डेविएशन बहुत कम है, थोड़ा बहुत प्रिसीजन तो है। और दूसरी बात, स्टूडेंट ए और बी में कंपेयर करोगे तो बी का ज्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यूज हैं। समझ में आ रही है क्या बात आपको, ठीक है। देखो जरा, अब अपन बात करते हैं लास्ट मेजरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी इसमें भी नहीं है भैया, एक्यूरेसी इसमें भी नहीं है, नो एक्यूरेसी, नो एक्यूरेसी एज वेल, नो एक्यूरेसी। इफ यू सी द वैल्यू, 520.520 in any kind of the measurement or in the average, that kind of the measurement is been called accurate। तब उसको आप बोलोगे एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट काम हुआ है, उसको आप एक्यूरेसी बोलेंगे। तो एक्यूरेसी दोनों में नहीं है, ठीक है। प्रिसीजन इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत क्लोजनेस है, और बी का मेजरमेंट में ए से ज्यादा प्रिसीजन है। पूरी तरीके से प्रिसीजन तो इसमें भी नहीं है। अगर बी का जो मेजरमेंट होता उसमें चाहे एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफरेंस आ जाता, लेकिन उसके जो 3 मेजरमेंट होते, उन तीनों मेजरमेंट के अंदर क्लोजनेस होती, इन दैट केस वी कैन सी दैट इट इज प्रिसाइज्ड,
तब हम बोलते हैं कि वो प्रिसाइज्ड है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि उसमें डिफरेंस तो है, डिफरेंस है, इसका मतलब प्रिसाइज नहीं है। ए लिटिल मोर प्रिसाइज देन द ए से थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज है, लेकिन अपने आप में प्रिसाइज नहीं है, अपने आप में उनमें क्लोजनेस नहीं है, लेकिन ए से अच्छा क्लोजनेस है। ए में देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बी में इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, देखो आगे अपन बात करें। नेक्स्ट स्टूडेंट सी की मैं बात करता हूं। इसके मेजरमेंट क्या है, देखो 0.521, 0.520, 0.520 एंड अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0.520 ग्राम्स। हियर वी सी कि अब बताओ कि भैया प्रिसीजन है कि नहीं है। यस, वैल्यू इज प्रिसाइज्ड। देखो 2 बार, 3 में से 2 बार उसने एक जैसा निकाला, इसका मतलब वो सही काम कर रहा है। प्रिसाइज्ड मेजरमेंट, ठीक है ना, थोड़ा सा वैल्यूएशन का फ्लक्चुएशन यहाँ आया है बट चलेगा। 3 में से 2 बार सेम आ गया, 2 बार मेजरमेंट सेम कर दिया, तो इस सेट ऑफ वैल्यूज में आप देखोगे तो प्रिसीजन है, ठीक है, सिमिलरिटी है। और क्या इसमें एक्यूरेसी है? यस, एक्यूरेसी इज वेल, एक्यूरेसी भी है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेजरमेंट है ना, एवरेज मेजरमेंट देख लो आपके सामने है, जो किसके बराबर है, उस पीस ऑफ मेटल के एक्चुअल मास के बराबर आ रहा है। और एक्चुअल मास आपको दिया हुआ है 0.520 और उसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब इट्स मेजरमेंट इज व्हाट? प्रिसाइज्ड एंड एक्यूरेट बोथ। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट क्या है बच्चों? प्रिसाइज्ड भी है और एक्यूरेट भी है। वेरी क्लोज मेजरमेंट्स, सो प्रिसाइज्ड मेजरमेंट। ठीक है, जैसे क्या थे वो 0.521, 0.520, 0.520, ये सब थे, तीनों ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए क्या है? प्रिसाइज्ड है एंड ऑल्सो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी है बिकॉज एवरेज measurement is exact mass given। जो आपको एग्जैक्ट मास गिवन है उसके बराबर ही उसका एवरेज मेजरमेंट आ रहा है। इसका मतलब उसमें बच्चों क्या है? एक्यूरेसी भी है, उसके अंदर प्रिसीजन भी है। तो पहले स्टूडेंट में ना प्रिसीजन ना एक्यूरेसी, दूसरे स्टूडेंट में भी ना प्रिसीजन ना एक्यूरेसी, लेकिन दूसरे स्टूडेंट का प्रिसीजन ए से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उसमें थोड़ी क्लोजनेस है, इसमें तो बिल्कुल नहीं है। तीसरे स्टूडेंट में प्रिसीजन भी है, क्लोजनेस भी है, ठीक है, और एक्यूरेसी भी है। ठीक है, तो इसमें दोनों है, इसमें थोड़ा प्रिसीजन है लेकिन ए से ज़्यादा है, और एक्यूरेसी नहीं, इसमें तो ना प्रिसीजन है ना एक्यूरेसी है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है क्या बच्चों? तो ये हुआ हमारे पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो 2 टॉपिक आज हमने देखे, हम अगला टॉपिक देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, और उसके बाद में हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशंस की हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, एक अनसर्टेनिटी होती है बच्चों, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या मतलब है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट होता क्या है बच्चों? देखिए, हम जैसे किसी भी चीज़ की वैल्यू की बात करते हैं, कोई भी मेजरमेंट की बात करते हैं, या फिर कोई साइंटिफिक मेजरमेंट होता है, साइंटिस्ट कोई वैल्यू देता है, तो उन वैल्यूज़ के अंदर एक अनसर्टेनिटी होती है, मतलब एक अनिश्चितता होती है। इसका मतलब उस वैल्यू के अंदर कुछ ऐसे वैल्यूज़ होती हैं जो चेंजेबल होती हैं, वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, इसका मतलब आप ये देखेंगे
कि जैसे आप ये कहेंगे कि सपोज यू आर हैविंग वैल्यू 11.24 ग्राम, आपके पास ये मेजरमेंट है, तो आप ये कहेंगे कि भैया ये कितना हो सकता है, 11.23 से लेकर के 11.25 के बीच में है। तो अनसर्टेनिटी किसकी आ गई, दिस इज अनसर्टेन। ये क्या है हमारे पास, अनसर्टेन है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है भैया। 11.2 तक तो सर्टेन है, उसके बाद में जो आपका 3 और 5 आ रहा है ना, इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है वो सर्टेन नहीं है भैया, ये बदल सकता है, ये थोड़ा कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी, जो सर्टेन होना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक मेजरमेंट्स के अंदर सर्टेनिटी का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। तो इसको सर्टेन करने के लिए, इसको मीनिंगफुल सर्टेन करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, गुड बाय।